नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा, दिल्ली के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको एहसास होगा कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कितना बढ़ गया है। आप चौंक जाएंगे जब मैं आपको इस बात के सबूत दिखाऊंगा कि दिल्ली में फिर से वही हालात पैदा हो गए हैं जो मई जून के महीनों में थे। आपको याद है, जून में कोरोना पीक पर था, फिर धीरे धीरे कोरोना से मुक्ति मिलने लगी थी, लेकिन लोगों की लापरवाही से एक बार फिर कोरोना का कहर दिल्ली शहर में लौट आया है। अब दिल्ली में फिर से केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा है। दिल्ली में फिर से रेलवे कोचेस को कोरोना के वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। एक बार फिर आईसीयू में बेड कम पड़ने लगे हैं, वेंटिलेटर के लिए मारामारी है, फिर से एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देने लगे हैं और फिर से शमशानों में और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। फिर से लॉकडाउन की बात होने लगी है। फिगर्स देखिए, 31 जनवरी के बाद से अब तक दिल्ली में कोरोना के कुल 4,96,000 केसेस आए थे। इनमें से 1 लाख केसेस पिछले 16 दिन में आए हैं। मतलब है कि दिल्ली में 9 महीने के दौरान करीब 4 लाख केसेस आए और पिछले सिर्फ 16 दिन में 1 लाख कोरोना के नए मरीज दिल्ली में आए। यह हैरानी की बात है, चिंता की बात है। आप कोरोना की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में हालत कितने खराब है यह समझ सकते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में, पूरे मुल्क में 24 घंटों में 491 कोरोना पेशेंट्स की मौत हुई और इनमें से दिल्ली में 99 लोगों की मौत हुई। यानी कोरोना से मरने वाला हर 5वां मरीज दिल्ली का है। क्योंकि कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है, या यूं कहिए कि दिल्ली में तो अचानक कोरोना का विस्फोट हो गया है, इसलिए सरकार अलर्ट है, केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई है, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है, लापरवाही जारी है। इसलिए मैं एक बार फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि संभल जाइए, सोच लीजिए कोरोना का शिकार बनना है या फिर घर में सुरक्षित रहना है। रेलवे कोच में रहना पड़ेगा या फिर आप घर में बने रहना चाहते हैं। आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर की सपोर्ट पर जाना चाहते हैं या फिर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोरोना को भगाना चाहते हैं। यह फैसला दिल्ली वालों को करना है, लोगों को करना है। सरकार इंतजाम कर सकती है, कोरोना का शिकार हो गए तो हॉस्पिटल का इंतजाम कर सकती है, डॉक्टर्स का, नर्सेस का इंतजाम कर सकती है, दवाओं का इंतजाम कर सकती है, लेकिन कोई सरकार, कोई प्रशासन कोरोना से बचा नहीं सकता। कोरोना से तो खुद बचना होगा। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें देखकर हो जाएगा। क्योंकि हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं, आईसीयू बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार दिल्ली में पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में उतरी है। सरकार ने 10 टीमें बनाई हैं जो दिल्ली के 100 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर टेस्टिंग कैपेसिटी, आईसीयू के बेड्स की जरूरत समेत दूसरी चीजों को रिव्यू करेंगी। खतरे का सबूत देखिए, क्योंकि बेड्स कम पड़ रहे हैं इसलिए अब फिर से रेलवे के कोचेस को कोरोना वार्ड की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन पर कोविड डेडिकेटेड कोचेस तैनात कर दिए गए हैं और आपको जानकर अचरज होगा कि जिन कोरोना पेशेंट को दिल्ली में कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, ऐसे 16 मरीज शकूर बस्ती में खड़े रेलवे कोचेस में भर्ती हो गए हैं। रेलवे ने शकूर बस्ती स्टेशन पर इस तरह की 50 मेडिकल कोचेस की तैनाती की है। एक कोच में 16 बेड है, यानी सिर्फ शकूर बस्ती स्टेशन पर 800 कोरोना पेशेंट के इलाज का इंतजाम किया गया है। रेलवे ने दिल्ली वालों की मदद के लिए कदम उठाया, यह अच्छी बात है, तारीफ होनी चाहिए। लेकिन चिंता की बात है कि जब दिल्ली में कोरोना काबू में आ गया था, रेलवे के मेडिकल कोचेस का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था, उसके बाद एक बार फिर रेलवे कोचेस को लगाना पड़ा। इसका मतलब साफ है, हालत काफी बिगड़ चुकी है। इससे पहले रेलवे कोचेस को केयर सेंटर्स को बनाकर जून के महीने में यहां तैनात किया गया था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कोरोना काबू में आया। सितंबर के महीने में रेलवे कोचेस का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब एक बार फिर पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से मामले बढ़े हैं, इसलिए फिर रेलवे के कोच लगाने पड़े हैं।
मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाता हूं, यानी जून की और आज की तस्वीरें, इसलिए ताकि आप समझ सकें कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। फिलहाल रेलवे के इन आइसोलेशन कोचेज में उन कोरोना पेशेंट्स को रखा गया है जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास होम आइसोलेशन की जगह नहीं है। इस वक्त रेलवे के इन कोचेज में, जैसा मैंने आपको बताया, कि 16 कोरोना पेशेंट एडमिटेड है। इनके इलाज से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम रेलवे की तरफ से किया गया है। मरीजों को फ्रूट्स और न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है। रेलवे के कर्मचारी खाना लेकर कोच तक जाते हैं और खाने को दरवाजे पर रख दिया जाता है, जहां से कोरोना पेशेंट्स बारी बारी से अपना खाना उठाकर ले जाते हैं। हम इस वक्त शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन में मौजूद है। शकूर बस्ती में आपको दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहां पर वो रेलवे कोचेस, वो कोविड कोचेस बनाए गए हैं, जहां पर पेशेंट्स को रखा गया है। दरअसल ये कोविड केयर सेंटर इसे नाम दिया गया है। इसमें करीब 50 कोचेस लगाए गए हैं और 800 बेड्स, यानी कि एक कोच में 16 बेड्स का इंतजाम किया गया है और तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें पेशेंट्स के रहने के लिए बेडशीट, इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें यहाँ पर मुहैया करवाई जाती हैं। जिन पेशेंट्स के पास आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लाया जाता है, या फिर पेशेंट्स अपनी मर्जी से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर एडमिट होते हैं और जब तक उनका आइसोलेशन पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक यहीं रहते हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर कम पड़ गए हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। इसलिए अब हालात को काबू में करने के लिए DRDO भी अपनी हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा रहा है। DRDO ने जो हॉस्पिटल सेटअप किया है उसमें फिलहाल 250 ICU बेड्स हैं। 250 ICU बेड्स का इंतजाम और किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट के पास DRDO ने जो कोविड हॉस्पिटल बनाया है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के 45 डॉक्टर्स और 160 पैरा मेडिकल स्टाफ को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है। इन डॉक्टर्स ने DRDO के हॉस्पिटल और छतरपुर के कोविड केयर सेंटर में काम संभाल लिया है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास बने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में 250 नए वेंटिलेटर इंस्टॉल करने की बात गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। आने वाले 3 से 4 दिनों में 250 नए वेंटिलेटर इस हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि सामने ये जनरल वार्ड है, जहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 413 एक्टिव पेशेंट अभी भी अंदर मौजूद है। हालांकि इस पूरे कैंपस में 1000 बेड की कैपेसिटी है, लेकिन जो कोविड केयर सेंटर कुछ दिन पहले तक खाली हो गए थे, जहां मरीजों की संख्या बहुत कम थी, उन सेंटर्स में भी बड़ी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग के आश्रम में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर में 10,000 बेड्स हैं, लेकिन मरीजों के इनफ्लो को देखते हुए सरकार अब इस कोविड सेंटर में भी और बेड्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, कई मरीजों की हालत नाजुक होती है, इसलिए अब वेंटिलेटर्स की ज्यादा जरूरत है। दिल्ली में 90% वेंटिलेटर्स यूज हो रहे हैं, सिर्फ 112 वेंटिलेटर बेड बचे हैं। इसलिए हालात को देखते हुए सरकार वेंटिलेटर्स का इंतजाम भी करा रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु से 250 वेंटिलेटर भेज रहा है, जो इस वीकेंड तक दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्र सरकार कोरोना को लेकर हाउस टू हाउस सर्वे शुरू करने वाली है, जिससे कोरोना के सस्पेक्टेड लोगों की वक्त पर जांच की जा सके। कोरोना की टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। 24 घंटे टेस्टिंग करने वाली 5 RT-PCR लैब शुरू कर दी गई हैं। 45 पैरामिलिट्री के डॉक्टर्स, उसके साथ ही 160 पैरामेडिकल स्टाफ को भी DRDO के लिए, और साथ ही जो छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग जो एक कोविड सेंटर है, यहाँ के लिए उन्हें डिप्लॉय किया गया है, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पर वो पूरे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, साथ ही डॉक्टर्स हैं, वो उन्होंने अब यहाँ पर इलाज शुरू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये छतरपुर का जो राधा स्वामी कोविड सेंटर, जो दिल्ली का सबसे बड़ा सेंटर है, और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 10,000 बेड के साथ की गई थी, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें 5,000 और भी बेड्स बढ़ाए जाने की पूरी तरह से योजना गृह मंत्रालय ने बनाई है। इस 5,000 बेड में आइसोलेशन बेड के साथ साथ जो ICU बेड्स हैं उनकी भी संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही जितनी भी जरूरतें हैं, यानी जो ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उसके साथ ही जो टेस्टिंग क्षमता है उसे भी बढ़ाई जाएगी, और साथ ही एम्बुलेंसेस की भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ाई जाएगी। कोशिश तो यह है कि टेस्टिंग और बढ़ाई जाए। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो यह कि कोरोना के शिकार लोगों को जल्दी डिटेक्ट किया जा सकेगा, इसलिए सीरियस केसेस की संख्या घट जाएगी। और दूसरी ये
जितने ज़्यादा केस जितने जल्दी डिटेक्ट होंगे उससे कोरोना फैलने की आशंका उतनी कम हो जाएगी। लेकिन ये बात भी सच है, टेस्ट जितने ज़्यादा होंगे कोरोना के केसेस उतने ज़्यादा सामने आएंगे। फिलहाल 50,000 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं और 24 घंटे में 6,392 केसेस सामने आए, यानी करीब 13%। जब रोज़ होने वाले टेस्ट की संख्या 1 लाख हो जाएगी, हो सकता है कि पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल हो जाए और जाहिर है इसका असर हेल्थ फैसिलिटीज़ पर पड़ेगा, उन पर लोड बढ़ेगा और इसी की तैयारी की जा रही है। आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जीटीबी हॉस्पिटल गए थे। ये ईस्ट दिल्ली में दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जीटीबी को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है। आज केजरीवाल ने इस हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए किए गए इंतजाम देखे, डॉक्टर से पूछा किस चीज़ की ज़रूरत है। और दिल्ली में फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज को लेकर है। 90% से ज़्यादा आईसीयू बेड्स ऑक्युपाइड हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली में 1400 नए आईसीयू बेड्स का इंतजाम हो जाएगा। आईसीयू बेड्स की काफ़ी कमी हो गई है। आईसीयू बेड्स काफ़ी कम बच गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। तो पूरी इस वक्त मशक्क़त ये है कि आईसीयू बेड्स की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। और मैं डॉक्टर्स का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स आईसीयू बेड्स इंक्रीज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं और परसों तक ये 238 बेड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है। उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। तो लगभग दोनों मिला के 1400 के करीब एडिशनल बेड्स अगले कुछ दिनों के अंदर मैं समझता हूँ आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे। उससे शायद आईसीयू बेड्स की भी कमी दूर हो सकती है। सिर्फ आईसीयू बेड्स की कमी होने से काम नहीं चलेगा। आईसीयू बेड्स के साथ साथ बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्सेज की जरूरत होती है। यह भी एक बड़ा खतरा है, बड़ी जरूरत है। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं जो मई जून के बाद पहली बार दिखी। जून के महीने में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाम लगता था। कोरोना के डर से दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब वैसे ही हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि पाबंदी तो नहीं लगी है, लेकिन नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से नोएडा आने वालों का रैंडम कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। आज डीएनडी फ्लाईओवर पर दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की टेस्टिंग शुरू हुई। कल से अशोकनगर और बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर भी दिल्ली से नोएडा आने वालों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हमने यहाँ रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था करी है। कुछ लोगों को रोक के या रैंडम चेकिंग कराएंगे, एंटीजन कराएंगे और 4-5 मिनट रोक के जब तक एंटीजन की रिपोर्ट नहीं होती उसे रोकेंगे। उसके बाद दिल्ली वाले दिल्ली जाएंगे, अगर पॉजिटिव आता है नोएडा तो कंटेन करेंगे उसको। लेकिन सर क्या जितने लोग दिल्ली से यूपी में प्रवेश करेंगे सभी का चेकिंग होगा? नहीं, सभी का नहीं होगा, नहीं तो जाम लग जाएगा। रैंडम कराएंगे। रैंडम माने थोड़े से लोगों के बीच में एक आदमी का। हालांकि रैंडम टेस्टिंग होगी तो लोगों को दिक्कत तो हो रही है। बैरिकेड्स होने की वजह से जाम लग रहा है, थोड़ी बहुत देर भी हो रही है। जिन लोगों को टेस्ट के लिए रोका जाता है उन्हें टेस्ट का रिजल्ट आने तक 5-10 मिनट वहीं रुकना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसके बारे में ठीक है, अच्छा हुआ टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक बार घबरा गया था, किसी वजह से रोक लिया मुझे। लेकिन टेस्टिंग कर रहे हैं, सही है। चेक करना बहुत बढ़िया रहेगा तो चेक करके जाएगा काम करने के लिए। टेस्ट होगा तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन थोड़ा जल्दी में कर दीजिएगा तो चले जाएंगे सर। काम ऐसे काम छूट जाएगा हमारा। ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा सर। टेस्टिंग तो हो गया सर, सही होगा, बहुत अच्छी हो, मतलब कोरोना टेस्टिंग हो गया तो सही है। कोरोना के खतरे का सबसे भयानक और डरावना असर दिखाई दे रहा है दिल्ली के कब्रिस्तानों में, शमशानों में। शमशान घाटों से फिर से वही तस्वीरें आ रही हैं जो मई जून में आती थी। 4 महीने पहले हालात ऐसे थे, सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम से काम नहीं चल रहा था, इसलिए लकड़ी की चिता पर लाशें जलाई जा रही थी। इसके बाद मरने वालों की फिगर्स कम हुई तो लकड़ी की चिताएं जल्दी बंद हो गई, लेकिन अब फिर से लकड़ी की चिताएं जलने की परमिशन देनी पड़ी। इसके अलावा सीएनजी से होने वाले अंतिम संस्कार के लिए भट्टियों की संख्या बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बताया कि निगमबोध घाट पर
सीएनजी से क्रेमेशन करने की 3 नई भट्टियां तैयार की गई हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के शमशान गृहों में कोरोना से मरने वालों की डेड बॉडीज के आने के सिलसिले में तेजी आई है और अभी हम दिल्ली के निगम बोध घाट पर हैं और यहाँ पर औसतन पिछले 3 से 4 दिन में औसतन 15 से 20 डेड बॉडीज उनकी आ रही है जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, जिसके चलते ये निगम बोध घाट जो शमशान गृह है यहाँ पर दबाव बढ़ गया है। हालत यह है कि यहाँ पर 3 सीएनजी की भट्टियाँ तो चालू है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोविड से मरने वालों के शव जलाए जाते हैं। इसके साथ साथ 3 भट्टियां और सीएनजी की यहाँ पर तैयार की जा रही हैं जो शुक्रवार से चालू हो जाएंगी, क्योंकि अचानक दिल्ली में केसेस बढ़े हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लिहाजा उसका सीधा दबाव शमशान गृह में दिख रहा है। और यही वजह है कि जहाँ एक तरफ लकड़ी से कोविड के शवों को जलाने की प्रक्रिया को 15 जून शुरू कर दिया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर सीएनजी की 3 नई भट्टियाँ भी तैयार की जा रही है ताकि जो कोरोना के से मरने वाले जो शव यहाँ पे आ रहे हैं उनको जलाने में देरी ना हो। ये शुक्रवार या मैक्सिमम सैटरडे तक ये चालू हो जाएंगी भट्टियाँ, इसलिए हमारी संस्था द्वारा ही बनवाई जा रही हैं। इसमें 2 का जो हमें आईजीएल से फंड मिला था और ये वाली भट्टी हमारी संस्था बड़ी पंचायत ऐसे विशाखगढ़ बनवा रही है और इसका काम हम तेज़ी से करवा रहे हैं। ये शुक्रवार या शनिवार से इनमें भी इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएंगे इन भट्टियों में 3 में। मतलब इतना ज़्यादा डेड बॉडीज आने का जो सिलसिला उसमें बढ़ोतरी हो गई कि आप लोगों को ये इसको भी जल्दी पूरा करना पड़ रहा है। हाँ जी, क्योंकि ये जो भट्टियाँ जो चल रही हैं इस टाइम ये भी काफ़ी पुरानी होने की वजह से कभी कभी ख़राब भी हो सकती हैं, इसलिए हम इनको जल्दी काम करवा रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं काम तेजी से चल रहा है इस पे, ये शुक्र या सैटरडे तक ही चालू करवा देंगे हम भट्टी। अच्छा, एक डेड बॉडी को जलाने में कितना वक्त लगता है सीएनजी क्रीमेटोरियम में भट्टी में? 2 घंटे बाद 2 घंटे में डेड बॉडी चलती है, 2 घंटे लग जाते हैं। कुछ यही हाल कब्रिस्तानों का भी है। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में अब सिर्फ 70 डेड बॉडीज को दफनाने की जगह बची है और जिस रफ्तार से कोरोना लोगों की जान ले रहा है उसके बाद आशंका यही है कि दिल्ली का जदीद कब्रिस्तान ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में भर जाएगा। पिछले 10 महीनों के दौरान इस कब्रिस्तान में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 700 लाशों को दफनाया गया, लेकिन अब 10 दिन के बाद कब्रिस्तान के लिए नई जगह खोजनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कोविड सस्पेक्टेड और पॉजिटिव दोनों मिला के 700 प्लस हो चुके हैं हम लोग यहाँ पर। और अब हमारे पास जो जगह है तो जो जगह हमें लॉट की गई है अब वो जगह हमारी कम पड़ रही है, क्योंकि अब मसले से 70 या 80 कब्रों की जगह रह गई है। बाकी हमारे जो सीनियर हाजी फैयाज हैं जो इस कब्रिस्तान के इंचार्ज हैं, हमने उनको बोला है कि जगह अब जो हमारी भर रही है, तो उन्होंने कहा जब भर जाए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ कब्रें खोद के भी रखी गई है, तो जैसे डेड बॉडी आती है सीधा आप लोग इसमें उसको दफना देते हैं? जी जनाब, ये हमारी कब्र जेसीबी खोदती है इनको, डेड बॉडी आती है तो उसको जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उसको उतार के उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। कोरोना का कहर ऐसा है कि इसमें जीना मुश्किल है और मरना तो और भी मुश्किल। दिल्ली के हॉस्पिटल्स फुल है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशान में चिता की आग ठंडी नहीं हो रही। लेकिन ऐसे हालात क्यों बने? जवाब सिर्फ यह है कि लोगों की लापरवाही के कारण, बाजारों में हो रही भीड़ के कारण। अब सवाल है लोगों को समझाने के लिए, भीड़ को काबू करने के लिए क्या किया जाए। जवाब एक ही है, सख्ती की जाए, पाबंदियां लगाई जाएं। इसलिए कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मिनी लॉकडाउन हो सकता है। मिनी लॉकडाउन का मतलब था जिन मार्केट्स में, जिन बाजारों में भीड़ हो रही है उन्हें बंद कर दिया जाए। जैसे ही लॉकडाउन शब्द आया तो विरोध शुरू हो गया। व्यापारी तो नाराज हैं ही, लोगों ने भी कहा कि लॉकडाउन तो मंजूर नहीं है। सरकार भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। आखिरकार आज केजरीवाल को कहना पड़ा कि सरकार लॉकडाउन करना नहीं चाहती, रोजी रोटी पर ब्रेक नहीं लगाना चाहती। अगर ऐसा करना पड़ा तो बहुत मजबूरी में करेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि लोग सावधानी बरतें, खुद ही कोरोना से बचें, भीड़ ना लगाएं। अभी हम बंद नहीं कर रहे। दिवाली के टाइम पे कुछ मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम अगले आने वाले चंद दिनों में ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे वो है। अगर तो ज़रूरत नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे लिए एक तरफ कोविड को संभालना ज़रूरी है और दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। एक मिनट तो उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, पहले सारे हम कोशिशें करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी एक आध मार्केट को करना तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी केवल हमने केंद्र सरकार को परमिशन के लिए लिखा है। दिल्ली में कोरोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ा, ये कोई सीक्रेट नहीं है।
पिछले 15 दिन में लोग खरीदारी करने बाजारों में पहुंचे, हम सबने देखा, लेकिन कितने लोग एक दूसरे से गले मिले ये हमने नहीं देखा। फैमिली डिनर्स हुए, पार्टियां हुई और पूरे के पूरे परिवार इन्फेक्ट हो गए। जिन्होंने दिवाली घर में मनाई, पूजा ऑनलाइन की, वो सेफ हैं। अब शादियां आने वाली हैं, समारोह शुरू हो गए हैं, सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं और पार्टियों में न तो संख्या पर कोई रोक लगी है और न किसी ने कोरोना से बचने के बारे में सोचा। इस मस्ती के माहौल का असर यह हुआ कि अब दिल्ली में पिछले 16 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए। सरकार भी कंफ्यूज्ड है, करे तो क्या करे। कितने लोगों को मास्क न पहनने पर पकड़ें, चालान करें। जब हजारों लोग एक साथ नियम तोड़ते हैं तो कौन किसको पकड़े। बाजार बंद करें तो कारोबार का नुकसान और बाजार खोलें तो लोगों की भीड़ बेकाबू। और दूसरी बात यह कि अगर कुछ बाजार बंद भी कर दिए जाएं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ दुकानदारों की रोजी रोटी मारी जाएगी। जिन लोगों को बाजार जाना है, घर से निकलना है, वो उन मार्केट्स में भीड़ लगाने पहुंच जाएंगे जो खुले रहेंगे। इसलिए लॉकडाउन या बाजार बंद करने का अब तो फायदा नहीं दिखता। एक बात और है, त्योहारों का मौसम है, दिवाली गुजर गई, अब छठ आ गई। दिल्ली सरकार ने दिवाली की भीड़ से सीख ली और दिल्ली में घाटों पर छठ पूजा पर पाबंदी लगा दी। लेकिन दिल्ली सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग छठ के लिए अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाएंगे। बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ होगी और आज ये दिखाई दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आनंद विहार बस अड्डे की है। छठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से बिहार जाने के लिए निकले हैं। सबको बस पकड़नी है, सबको ट्रेन लेनी है और चूंकि इस बार कोरोना को देखते हुए सरकार ने छठ स्पेशल ट्रेन चलाई है, इसलिए इन ट्रेन में जनरल कोच नहीं लगाए गए, इसलिए बसों में भीड़ बढ़ गई है। ये जो तस्वीरें हैं वो आनंद विहार बस अड्डे की तरफ जाने वाले फुटओवर ब्रिज की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस अड्डे के अंदर का हाल क्या है। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो बेमानी है, लेकिन चिंता की बात है कि भीड़ में बहुत सारे लोगों ने ठीक से मास्क भी नहीं लगाया। अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? बस अड्डे घर जा रहे हैं। ये मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ ढंग से आपने? लगाए, सड़क गया होगा बेटा। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ ढंग से आपने? मास्क लगा हुआ है सर। आपने नाक कवर नहीं करी, रोज मामले बढ़ रहे हैं, इतने लोगों की मौतें हो रही हैं। सर क्यों कर रहे हैं? लापरवाही नहीं, वजन है ना, इस वजह से नीचे सड़क गया। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क अंकल भूल गए बीमार, कोरोना चल रहा है। मास्क कहाँ है भाई? मास्क जेब में रखने के लिए होता है। मास्क को नाक के ऊपर क्यों नहीं पहना हुआ? नहीं सर, नींबू पानी पी रहे थे ना, इसके लिए हटा देते हैं। अभी हम लोग सर टेस्ट करा के आए हैं। अभी जो हम लोग टेस्ट कराए कोरोना का, कम से कम लापरवाही तो ना करें ना आप। है, लेकिन हम लोग अभी टेस्ट करा के आए हैं, उसके लिए कुछ अभी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरा सोचिए, ये लोग तो कोरोना का टेस्ट कराकर फिर बस अड्डे की तरफ गए। ये बात भी ठीक है, ये लोग किसी को कोरोना का वायरस नहीं देंगे, लेकिन ठीक से मास्क नहीं पहना है तो दूसरों से कोरोना का वायरस तो ले सकते हैं। पता लगा कि दिल्ली से तो कोरोना फ्री निकले थे, लेकिन घर में कोरोना को साथ लेकर पहुंचे। छठ में परिवार वालों को कोरोना का ऐसा गिफ्ट देंगे। अच्छी बात है कि इस बार आनंद विहार बस अड्डे की तुलना रेलवे स्टेशन की हालात से काफी हद तक कंट्रोल में है। इसकी एक वजह तो यह है कि रेलवे ने इस बार छठ स्पेशल ट्रेन में जनरल कोच नहीं लगाए, इसलिए भीड़ कम है। और दूसरी बात है कि प्लेटफॉर्म पर उन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है जिनके पास कंफर्म टिकट है। स्टेशन के भीतर एंट्री ट्रेन के रवाना होने के टाइम से सिर्फ 1.5 घंटे पहले दी जा रही है। बाहर वेटिंग एरिया बनाया गया है। इंक्वायरी और तत्काल टिकट के लिए स्टेशन के बाहर ही टेम्परेरी काउंटर बनाए गए हैं। इस एरिया में भी जो लोग हैं उनके लिए लगातार इस बात की अनाउंसमेंट की जा रही है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, उचित दूरी बना के रखें और अपने सामान का भी ध्यान रखें। सर गैदरिंग इतनी है छठ पूजा के समय पे, तो इसके
सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए तो कोशिश बहुत की जा रही है रेल की तरफ से। गैदरिंग बहुत ज़्यादा है सर। कितने लोग पर डे आ रहे हैं, मतलब कितने लोग, कितनी भीड़ आ रही है? भीड़ के तो सर अनुपात नहीं है, जैसे जैसे गाड़ियाँ आ रही है वैसे वैसे भीड़ जा रही है सारी। लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन वाले लोगों को सिर्फ बोनीफाइड पैसेंजर ही एंट्री किया जा रहा है, विदाउट टिकट को एंट्री नहीं है सर। दिल्ली में कोरोना की हालत कितनी खराब है ये डॉक्टर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। आज मैंने दिल्ली के 5 बड़े डॉक्टर से बात की। ये सब डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड है। सब ने कहा कि दिल्ली में हालत एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, खतरनाक है, डराने वाली है। डॉक्टर्स ने कहा कि हमने अपने मरीजों के लिए आईसीयू में बेड्स नहीं मिल रहे। 10-10 हॉस्पिटल में फोन करके आईसीयू बेड्स के लिए बैक करना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। इतनी मारामारी है कि कई केसेस में आईसीयू बेड के इंतजार में मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कहना तो बहुत आसान है कि और आईसीयू बेड बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आईसीयू बेड को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, ये कहां से आएंगे? डॉक्टर्स ने कहा कि अगर लोग नहीं संभले तो हालत और भी खतरनाक हो जाएगी और भी भयानक हो जाएगी, कैजुअल्टीज बहुत बढ़ जाएगी। तब मैंने डॉक्टर से पूछा कि रास्ता क्या है, करें क्या? तो उन्होंने कहा रास्ता वही है जो आप रोज बताते हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बार बार हाथ धोइए। डॉक्टर्स का कहना है कि हम जिस व्यक्ति से भी मिलते हैं उसको पॉजिटिव मानकर चलना चाहिए, मास्क लगाने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए, जिद करना चाहिए, और 2 लोगों ने मास्क लगाया हो तो भी 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। मैं आपसे फिर वही कह सकता हूं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। त्योहार तो बाद में भी मना सकते हैं, दोस्तों से गले बाद में भी मिल सकते हैं, लेकिन यह सब करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। और यही बात आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कही। असल में दिल्ली सरकार ने छठ को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली में घाटों पर छठ पूजा पर पाबंदी लगा दी गई है, तो लोग कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली हाईकोर्ट से सरकार के बैन को हटाने की अपील की। छठ पूजा के लिए 1000 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन देने की मांग की गई, अपील की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पिटिशनर को डांट कर भगा दिया। अदालत की बात सही है कि छठ तो अगले साल भी आएगी, लेकिन मनाएंगे वही जो जिंदा रहेंगे। इसलिए सावधान रहिए, इस बार छठ घर में मनाइए और प्रार्थना कीजिए कि अगले साल घाट पर छठ मैया की पूजा कर सकें, सूर्य को घाट पर जाकर अर्घ्य दे सकें। वैसे इस तरह की पिटीशन फाइल करना भी थोड़ा हिम्मत का काम है। दिल्ली सरकार ने शादियों में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी है, लेकिन अदालत से छठ पूजा के लिए 1000 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन मांगना कोई छोटी बात नहीं है। खैर, अदालत ने सही रास्ता दिखा दिया, लेकिन छठ पूजा पर पाबंदियों के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया, केजरीवाल को बिहारी लोगों का विरोधी बताया। इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर छठ पूजा पर जानबूझकर पाबंदी लगाने का इल्जाम लगाया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कहा कि पूर्वांचल के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है। बीजेपी चाहती है कि छठ पूजा पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएं। मेरा एक सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से है कि आप कोरोना का जब पीक पीरियड था आपने काम नहीं किया, लोगों को परेशानी हुई, तकलीफ हुई, अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। दूसरी तरफ आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, कोरोना समय था। जब आपने मार्केट भी अलाउ किया और वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया, फॉलो अप नहीं लिया सरकार के प्रशासनिक कदमों के द्वारा, और इसके साथ ही साथ आपने डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी। वहीं आप दूसरी तरफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप ये बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, बिल्कुल गलत है। केजरीवाल भी जानते हैं कि दिल्ली में छठ पूजा मनाने वाले बड़ी संख्या में रहते हैं, बिहार के लोग हैं, वोट बैंक भी है, इसलिए वो भी सावधान है। लेकिन चूंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए वो संभल कर बोले। उन्होंने कहा यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त मिलकर काम करने का है।
ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त सेवा का है। चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, हम हैं तो सारे इंसान ना। एक इंसान को कठिन परिस्थितियों में अगर दूसरा बीमार हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे मौके पे इस किस्म की गंदी राजनीति करना सही नहीं है। मैं सभी पार्टियों से, सभी संस्थाओं से, और इस वक्त देखिए दिल्ली के अंदर कितना सुंदर वातावरण है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, DRDO, ICMR, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो सारी पार्टियां भी क्यों नहीं मिलके काम कर सकती? मिलके काम कर सकते हैं, करना चाहिए। हकीकत तो यह है कि दिल्ली में 30 से 35% वोटर बिहार से, पूर्वांचल से हैं। दिल्ली में कुल 1,40,00,000 वोटर हैं। इनमें से बिहार के, पूर्वांचल के वोटर्स की संख्या करीब 40 लाख है। इसलिए सभी पार्टियों की कोशिश होती है कि पूर्वांचल के लोगों के साथ खड़े रहें, उनका सपोर्ट हासिल करें, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। लेकिन कोरोना के वक्त में घाटों पर छठ की पूजा की मांग करना मैं ठीक नहीं मानता। बल्कि इस वक्त तो ये ज़रूरी है कि पूर्वांचल के लोगों को समझाया जाए कि घर में रहिए, घाटों से दूर रहेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे। जब दिवाली पूजन घर में रहकर हो सकता है तो छठ की पूजा भगवान को अर्घ भी दिया जा सकता है। लेकिन सब बातें सियासी पिच पर फिट नहीं बैठती, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में नहीं, मुंबई में भी छठ पूजा को लेकर सियासत हो रही है। वजह वही है, मुंबई में भी बिहार और पूर्वांचल के लोगों की संख्या सियासी समीकरण तय करने लायक है, जीत हार का फैसला करती है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ पर सामूहिक पूजा और बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। मुंबई में समंदर के किनारे, नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा करने पर रोक लगाई है। इसके साथ और भी कई तरह की पाबंदियां हैं। BMC के गाइडलाइंस के मुताबिक समुद्र के किनारे सामूहिक छठ पूजा की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना मुश्किल होगा। BMC ने कहा कि छोटे छोटे तालाब बनाकर, पौंड बनाकर छठ पूजा करें। छठ पूजा पर BMC अलग अलग इलाकों में मेडिकल टीम तैनात करेगी, जो श्रद्धालुओं का रैंडम कोरोना टेस्ट करेगी। लेकिन मुंबई में भी छठ पूजा पर लगी पाबंदियों का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को हिंदू विरोधी बता दिया है और बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर भारतीय लोग महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें महाराष्ट्र में पूजा करने का हक नहीं है? कृत्रिम तालाब में करना भी ज़रूर किया जाएगा, कई जगह पर वो होता है, पर आप ब्लैंकेट बैन क्यों करते हो? क्योंकि देखिए, छोटी जगह पर ज़्यादा लोग आएंगे तो उससे कोरोना बढ़ेगा। बड़ी जगह पर लोग आएंगे और आप थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस करोगे तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसका विचार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस महाराष्ट्र सरकार डालने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये ज़रूर है, कोरोना है, कुछ रेस्ट्रिक्शन रह सकते हैं, कुछ नियम बन सकते हैं, कितने लोगों ने रहना चाहिए, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, ये सारी बातें सरकार बताए, बिल्कुल उसका पालन किया जाएगा। किंतु एक प्रकार से पूजा ही ना हो, छठ पूजा का ये पर्व मनाया ही न जाए, इस प्रकार के नियम अगर सरकार बनाएगी तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत होगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है, जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो लोगों की भलाई के लिए हैं, लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए है, इसलिए नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी त्यौहार हुए, चाहे वो हिंदू के त्यौहार हो या मुस्लिम के हो या क्रिश्चियन के हो या सभी जाति धर्म के जो त्यौहार यहाँ पे हुए, सभी त्यौहार को सादगी से मनाने का राज्य शासन का धोरण रहा है। अभी छठ पूजा का भी त्यौहार अभी आया है, उसमें भी ये त्यौहार बड़े सादगी से मनाने के लिए हमने गाइडलाइन इशू की है। कहाँ पे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे इस प्रकार की पूजा ना हो, इस प्रकार की गाइडलाइन हमने इशू की है। पूजा जरूर होना चाहिए, लेकिन पूजा अपने अपने तरीके से अपने घर में होना चाहिए। इस प्रकार का सबने सहयोग करना चाहिए, ऐसी हमारी सभी विनती है। कि अब एक बात साफ है कि दिल्ली की तरह मुंबई में भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स हावी है। मुंबई में पूर्वांचल के लोगों की संख्या 26% है, इसलिए छठ पूजा पर पाबंदियों को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है इसे अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल एक ही दुश्मन है, कोरोना वायरस, और इस वक्त कोरोना से सबको मिलकर लड़ना चाहिए। मुंबई में बड़ी मुश्किल से हालात सुधरे हैं और भगवान भी भक्तों की मजबूरी तो समझते हैं,
भगवान भी भक्तों को मुश्किल में तो नहीं डालना चाहते, इसलिए घर में रहकर छठ पूजा कीजिए। अगर घर में रहकर छठ पूजा हो सकती है तो घाट पर जाने की क्या जरूरत है। वैसे भी छठ पूजा परिवार के कल्याण की कामना के लिए होती है और मौजूदा वक्त में परिवार की भलाई घर में रहकर पूजा करने में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जून में मुंबई के बाद अहमदाबाद कोरोना का दूसरा बड़ा सेंटर था। पिछले 4 महीने में हालात सुधरे थे, लेकिन पहले नवरात्रि में गरबा की धूम हुई, फिर दिवाली की खरीदारी शुरू हुई और अब हालत यह है कि दिवाली के बाद कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर लाइनें लग रही हैं। अहमदाबाद में 2 हफ्ते पहले तक एक दिन में कोरोना के ज्यादा से ज्यादा 100 नए केस सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में ये फिगर बढ़कर 250 तक पहुंच गई है। इसलिए गुजरात सरकार भी अलर्ट पर है। दिवाली के बाद एक बार फिर अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव केसेस का स्पाइक देखने को मिल रहा है। लगातार जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, उनकी संख्या दुगनी होगी और यही वजह है कि आप देख सकते हैं हेल्थ सेंटर्स के बाहर जो टेस्टिंग कियोस्क हैं उसके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं लोगों की टेस्ट के लिए और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे लगातार लोग जो हैं टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। जो डिफरेंट कियोस्क बने हुए हैं शहर में और जो अर्बन सेंटर्स हैं कॉरपोरेशन के, वहाँ पे भी लगातार संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा कारण ये है यहाँ पे पॉजिटिव केसेस बढ़ने का कि लोगों ने त्योहारों में जो लापरवाही बरती है, त्योहारों में जिस तरह से बाज़ारों में जो भीड़ लगती रही है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं परिणाम ये है कि लंबी लंबी लाइनें टेस्टिंग के लिए लगनी शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह, ऑलमोस्ट शहर के हर एरिया में, पहले ये था कि कुछ एरिया में कंसंट्रेशन था केसेस का, लेकिन अब शहर के हर एरिया में केसेस का कंसंट्रेशन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया गया है शहर में। जैसे थोड़े से नंबर कम हुए, लोगों ने लाइटली ले लिया कि अभी चलो कोविड तो कंट्रोल में आ गया है, कोविड तो अभी धीरे धीरे चला जाएगा। यू कैन नॉट टेक दिस वायरस लाइटली बिकॉज दिस इज हाईली कॉन्टेजियस वायरस। तो क्या है कि फिर दिवाली भी आ गई, तो लोगों ने दिवाली की शॉपिंग में भीड़ किया, नवरात्रि बीच में गई, उस टाइम पे भी थोड़ी बहुत भीड़ हुई थी, सब शॉपिंग वगैरह सब, तो उसकी वजह से ये मुझे लग रहा है बढ़ गया है। गुजरात में एक परंपरा है, दिवाली के बाद 5 दिन तक बाजार बंद रहते हैं, कारोबार बंद रहता है और 5 दिन बाद ही कामकाज शुरू किया जाता है। ये बात इस बार कोरोना को काबू करने में मदद कर सकती है, क्योंकि दुकानें बंद हैं, लोग घरों से कम निकल रहे हैं। इसका असर अगले 2-4 दिन में दिखाई देगा। लेकिन अब गुजरात सरकार लोगों से अपील कर रही है कि जब बाजार खुले तो भी सावधानी बरतें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और यह बात सिर्फ अहमदाबाद, मुंबई या दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है, सावधानी तो पूरे देश के लोगों को बरतनी है, क्योंकि जहां जहां लापरवाही हुई वहीं भी कोरोना जानलेवा हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का सबसे भयानक संकट अमेरिका में है और उसके बाद हमारे देश का नंबर है। हमारे यहां कोरोना के करीब 87 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 1,31,000 को पार कर गया है। हमसे आगे अमेरिका है, कुल आबादी 32 करोड़ है, इसमें से 1,16,00,000 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा है। वजह सिर्फ एक है, अमेरिका के लोगों ने लापरवाही बरती, बिना मास्क के घूमना शुरू किया, क्लब्स में पार्टियां शुरू हुई, सरकार की तरफ से मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ और प्रेसिडेंट ट्रंप की हार का एक बड़ा कारण कोरोना का मिसमैनेजमेंट बन गया। लेकिन हमारे यहां चुनावी राजनीति पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ा। कोरोना के दौरान बिहार में चुनाव हुए और अब बंगाल में चुनावी माहौल बन रहा है। अब बंगाल में कोरोना का खतरा कैसे बढ़ रहा है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक्सपर्ट की आशंका है कि अब कोरोना के केसेस पश्चिम बंगाल में बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं और राजनीतिक दलों ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेताओं को कोरोना का खतरा नहीं दिख रहा, कोरोना की अनदेखी करके रैलियां भी शुरू हो गई हैं। इस बार तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों को मुसलमानों के वोटों की बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। इसलिए दोनों पार्टियां मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा ताकत लगा रही हैं।
कांग्रेस ने अभी से रैलियां शुरू कर दी हैं। आज अधीर रंजन चौधरी ने बशीरहाट में रैली की। आज उनकी मीटिंग बादुरी इलाके में थी। इस सभा को हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने कवर किया। अनुपम ने बताया कि अधीर रंजन चौधरी एक दिन में कई छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं। एक छोटे से मैदान में सैकड़ों लोगों को बुलाया जाता है, भाषण होता है, नेताजी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कितने लोग रैली से कोरोना का वायरस लेकर अपने घर जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। और ये बात रैली की तस्वीरों से साबित होती है। अधीर रंजन चौधरी की सभा में लोगों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, कोई मास्क लगाए हुए भी नहीं दिख रहा। सिर्फ मंच पर बैठे नेताओं ने मास्क लगाए हुए थे। पश्चिम बंगाल का बशीरहाट इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, काफी संख्या में यहाँ मुस्लिम है। ऐसे में यहाँ पर टीएमसी का तो प्रभाव ज्यादा है ही, इसके अलावा कांग्रेस का भी कुछ प्रभाव यहाँ पर है और उसी का फायदा उठाने के लिए फिलहाल अधीर रंजन चौधरी बशीरहाट के बादुड़िया में एक जनसभा कर रहे हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये जो इलाका है, खास तौर पर बादुड़िया जो इलाका है बशीरहाट का, ये कांग्रेस का यहाँ पर हमेशा से ही दबदबा रहा है। तो उसी का फायदा उठाने के लिए अभी से चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जुट गए हैं और जगह जगह वो इसी तरह की छोटी जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ जहाँ भी वो जा रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कांग्रेस को यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर मैं दिखाऊं, भीड़ दिखाऊं, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार लोग तो आराम से होंगे और ये छोटी सी जगह है, ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर इस तरह की भीड़ जुटना अच्छी खासी बात समझी जा सकती है। तो ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो वोट है वो काफ़ी हद तक बटेगा, इसकी भी संभावनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। राजनीतिक दलों की मुश्किल समझी जा सकती है। चुनाव लड़ना है, पब्लिक से मिलना है और कोरोना से भी लड़ना है। करें तो क्या करें? बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस की मुश्किल असदुद्दीन ओवैसी ने भी बढ़ा दी है। ओवैसी ने बिहार में महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था, अब बंगाल में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को ही बंगाल इलेक्शन में देख लेने की चुनौती दी है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी अभी से तैयारी में जुट गए हैं। वो चुनाव की तैयारी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लोगों से मिलें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद कोरोना का ख्याल रखें और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी कोरोना से सावधान रहने को कहें, यह भी जरूरी है। पश्चिम बंगाल में सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। आज बंगाल में 3 बड़े डेवलपमेंट हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करने की मांग की। ममता बनर्जी ने मांग की है कि नेताजी के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए प्रधानमंत्री कदम उठाएं और पूरे मामले को पब्लिक डोमेन में रखा जाए। कांग्रेस ने भी बंगाल चुनाव की तैयारी को लेकर रैलियां शुरू कर दी हैं। इसी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट बीजेपी में हुआ। बीजेपी अब बिहार के बाद पूरी तरह बंगाल पर फोकस कर रही है। तय किया गया कि होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल चुनाव खत्म होने तक हर महीने राज्य का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल या मई में होंगे। अमित शाह हर महीने 2 दिन बंगाल में रहेंगे, जबकि नड्डा 3 दिन बंगाल में बिताएंगे। बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। बंगाल को 5 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से की जिम्मेदारी एक बड़े नेता को सौंपी गई है। बीजेपी ने सीनियर लीडर सुनील देवधर, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम, हरीश त्रिवेदी और विनोद सोनकर को इस काम में लगाया है। चुनाव होंगे तो कैंपेन भी होगा, कैंपेन होगा तो रैलियां भी होंगी, नेताओं के दौरे होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन वक्त की जरूरत यह है कि हर काम में कोरोना का ख्याल रखा जाए, सावधान रहा जाए। न नेता इस बात को भूले और न जनता को यह भूलने दें कि 2 गज की दूरी और मास्क ये दोनों बहुत जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के 69,000 नौजवानों की नौकरी को हरी झंडी दे दी। 2 साल बाद मिली इस जीत पर लोगों ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर्स की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। भर्तियां 2 साल पहले हो गई थी, लेकिन कट ऑफ लिस्ट का विवाद होने की वजह से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था
उन्हें अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब 2 साल बाद फाइनल फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कट ऑफ 60 से 65% पर ही रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन लोगों को नतीजों पर आपत्ति है उन सभी शिक्षा मित्रों को सरकार भर्ती का एक मौका और दे। असल में दिसंबर 2018 में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। जनवरी 2019 में करीब 4 लाख कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट में हिस्सा लिया। एक दिन बाद सरकार की तरफ से कट ऑफ मार्क्स का मानक तय कर दिया गया। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 65% और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 60% कट ऑफ तय किया गया था। इस कट ऑफ को लेकर कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट चले गए, जिसके बाद यह मामला कोर्ट में लटका रहा और हजारों उम्मीदवार नौकरी की आस में भटकते रहे। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। टीचर्स की भर्ती का रास्ता साफ हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे मामले में जो अदालतों में लटके हैं। 32,000 फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की भर्ती का मामला लटका है। 4,000 उर्दू टीचर्स का मामला लटका है। जिन लोगों का सिलेक्शन कई साल पहले हो चुका है वो अभी तक नौकरी के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को जूनियर विद्यालय में भर्ती किया जाना था। 32,022 पद की भर्ती पिछली सरकार ने निकाली थी, जो हम लोगों की प्रक्रियारत अच्छे तरीके से चल रही थी। उसके बाद हम लोगों की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। 2016 में भर्ती निकली थी, हम लोग के फॉर्म अप्लाई हो गए थे, मेरिट लिस्ट बन गई थी और हम लोगों की सिर्फ काउंसलिंग बची थी। काउंसलिंग होने के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग मिलनी थी। तो काउंसलिंग का समय भी जो है सचिव जी ने जारी कर दिया था, जो कि मार्च 2017 का था। अब ये बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुंच गए हैं। हमारी 4,000 उर्दू भर्ती को काउंसलिंग हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट में इस भर्ती को सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों में ही इनकी अपील को सरकार की खारिज कर दिया गया और 2 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया गया, लेकिन किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। हम 4,000 उर्दू भर्ती के आवेदक हैं। हमारी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी और मार्च 2017 में हमारी काउंसलिंग हो गई थी। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मौखिक आदेश देकर हमारी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कई बार भर्तियों में असफल होने वाले कोर्ट चले जाते हैं, मामला अटक जाता है। कई बार खामियां सरकारी लेवल पर होती हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पिछली सरकारें जाति के आधार पर नौकरियां देती थी, इसलिए कई मामलों में भर्ती को रोकना पड़ता था। पिछली सरकार का उसमें अधिकांश व्यक्तिगत जातिगत आधार पर नौकरियां की या भर्तियां की गई हैं। वहां पे मेरिट एक दरकिनार कर दिया था और इसलिए जो मेरिट वाले थे वो कोर्ट में गए हैं। सरकार को अपना पक्ष रखना होता है। हम जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो यही है कि जहां सही तरीके से किया गया है, उसके सिद्धांतों के हिसाब से किया गया है, गुणवत्ता के हिसाब से किया गया है, तो उसको जायज़ माना जाए और जो नहीं किया गया वो उसको उस पर फिर से हम लोग इंटरव्यूज़ या जो होगी भर्ती प्रक्रिया फिर से करेंगे। मुझे लगता है कि सरकारी भर्तियों के मामले में नियम एक जैसे होने चाहिए सारे राज्यों में, और कम से कम ये तो बिल्कुल तय होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि सरकार पर एक तरफ रोजगार न देने का इल्जाम लगाया जाता है और पद खाली पड़े होने की दलील दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि मामला सरकारी स्तर पर नहीं कोर्ट में लटका होता है। इसलिए बैकलॉग बढ़ता जाता है और मुश्किल उन हजारों नौजवानों की होती है जो काबिलियत होने के बाद भी, परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी के इंतजार में सालों साल बैठे रहते हैं। अब पाकिस्तान की खबर ले लेते हैं।
पाकिस्तान में इमरान सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं। उनकी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रैलियों पर बैन के बावजूद आज नवाज शरीफ की पार्टी ने एक बड़ी रैली की। इसकी तस्वीरें देखेंगे। ये बात करते हैं, अब तक इमरान खान ये कहते थे कि दुनिया में कोई उनकी बात नहीं सुनता। अब हालत ये हो गई कि पाकिस्तान की आवाम भी इमरान खान की बात नहीं सुनती। उनके आदेशों का जनता पर कोई असर नहीं होता। इमरान खान ने कल ही कोरोना का बहाना बनाकर अपने खिलाफ हो रही रैलियों और जलसों पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज पाकिस्तान में इतनी बड़ी रैली हुई जिसने इमरान खान की नींद उड़ा दी। जलसों पर बैन के बावजूद आज खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज की बड़ी रैली हुई। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इतनी भारी संख्या देखकर इमरान की पुलिस भी पीछे हट गई। कौन रोकता? दिल्ली रैली में मरियम नवाज ने इमरान सरकार पर बड़ा हमला बोला। मरियम नवाज ने आरोप लगाया कि इमरान सरकार फर्जी है। इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में धांधली करके चुनाव जीता है। इमरान खान ने लोगों का वोट चोरी किया है। जब तक ये जाली हुकूमत है, आपका वोट चोरी होता रहेगा। जब गिलगित बाल्टिस्तान का जाली नतीजा आया तो पाकिस्तान में कोई उस नतीजे को मानने को तैयार ही नहीं है। लोग तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझते इमरान खान कि नाकामी का जिम्मेदार भी लोग तुमको करार दें। वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ वतन वापस आएगा बल्कि चौथी बार आपका वजीर आजम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये भी बता दो कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान अच्छा था या इस वोट चोर का पाकिस्तान अच्छा है? इमरान खान पर इल्जाम सिर्फ मरियम नवाज ने नहीं लगाए। सिर्फ सियासी दल ही उनसे नाराज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जनता भी बगावत की आवाज बुलंद कर रही है। अब इन्हें मनाने के लिए इमरान खान ने क्या नया शगुफा छोड़ा है?